गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग आज कवर करेंगे। इसके साथ साथ कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं कल का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भूमध्य सागर में टर्की ने एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा किया है। ये किस देश के साथ अभ्यास करेगा? तो टर्की और रशिया के बीच होने वाला है युद्ध अभ्यास। ठीक है, कौन सा है? तो नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। अब नौसैनिक वर्ड आ गया है तो पता होगा कि अभी 4 से 5 सितंबर को भारत और रूस के बीच में हुआ है नौसैनिक अभ्यास। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नीतीश्वर कुमार को नियुक्त किया गया है प्रमुख सचिव। ठीक है, अगला हमारा वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो वीआई रख दिया है इसका नाम। नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लाइमेट रिसर्च होराइजन नाम की एक संस्था ने देश के 11 राज्यों में 20 साल से पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों को बंद करने की सलाह दिया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर इसको बंद कर दिया गया है तो करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके रख रखाव में और उनसे जो आउटपुट मिल रहा है उससे भारत का कोई फायदा नहीं है। फिर हमारा हाइपरसोनिक तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा है? भारत। और इसके अलावा कौन कौन से देश कर चुके हैं? तो रूस हो गया, अमेरिका हो गया, और इसके बाद हमारा कौन सा हो गया? चीन हो गया। 3 ऐसी कंट्री है जिन्होंने इस तकनीकी का परीक्षण ऑलरेडी कर लिया है। ठीक, फिर हमारा कि व्यापार सुधार कार्य योजना रैंक में किस राज्य को द्वितीय स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। बात आती है कि नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी प्रीति सूदन को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के पैनल में अहम जगह मिला है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा जॉन बक्सी का निधन हो गया, वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो निर्माता और निर्देशक थे। उसके बाद है हमारा कि विलिंगटन शहर को पहली वर्ल्ड वॉर हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। ये कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। वहाँ पे उस टाइम उन्होंने 243 जहाज़ों का निर्माण किया था युद्ध के लिए, तो इस वजह से इसमें देखा जा रहा है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 10.5% संकुचित होगी? ठीक है, तो यहाँ पे किसने लगाया है? फिच रेटिंग्स ने ये अनुमान लगाया है। जबकि अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा अप्रैल से जून तक की जो जीडीपी आई है इसमें बताया गया है कि 23.5% की गिरावट है, जो कि आज तक की सबसे बड़ी जीडीपी गिरावट है। और अगर इसको रिकवर करना हुआ तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे इसको रिकवर करने में। इसके अलावा यही जो एजेंसी हमारी फिच रेटिंग्स, कुछ टाइम पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी क्या होगी? 5% से ग्रो करेगी। ठीक है, जो यहाँ पे 5% संकुचित होगी। ठीक है, जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कितने से संकुचित होगी? 5% से। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फिर हमारा हिमाचल प्रदेश ने किस संगठन के साथ मिल करके राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, तो इन दोनों ने, हिमाचल प्रदेश ने इनके साथ ऋण समझौता किया कितने मिलियन डॉलर का? $82 मिलियन का, जिसमें ये क्या करेंगे? अपने यहाँ के रोड को बनवाएंगे, जो भी करवाना होगा, रूपांतरण करना होगा। सॉरी, यहाँ पे विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। किसके साथ किया है? विश्व, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है $82 मिलियन के ऋण का। ठीक, जो कि राज्य में सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा और इंजीनियरिंग मानकों के लाने के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश की परिवहन एवं जो सड़क सुरक्षा संस्थान है इसको सुदृढ़ बनाएगा। इसके तहत 1/3 रखरखाव अनुबंध महिला केंद्रीय स्वयं सहायता समूहों को दिए जाएंगे। ठीक है, ये है इसकी मुख्य बात। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश क्या है? एक पर्वतीय राज्य है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा भूस्खलन हो गया, अचानक आने से बाढ़ों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ की जो सड़क संपर्क होते हैं उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला हम लोग अगले क्वेश्चन को। आरबीआई ने 4 सितंबर को जारी आंकड़े के अनुसार बताया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो याद रखिएगा कि इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 541 बिलियन डॉलर। कितना है, 541, जो कि अभी हाल ही में वृद्धि हुई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, जो कि 25वें गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। ठीक है, इनसे पूर्व कौन थे, तो इनसे पूर्व उर्जित आर पटेल थे आरबीआई के गवर्नर। अच्छा, ये जो वृद्धि हुई है, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, आपसे ये पूछ ले कि आरबीआई का जो इस समय विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ के 541 मिलियन डॉलर हो गया है, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 3.883 बिलियन बढ़ करके कितना हो गया, 541 बिलियन डॉलर। और ऐसा पहली बार हुआ था जब 5 जून को पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन को पार किया था, और उसके बाद से लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। तो किसी देश की या फिर अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा और उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति का भंडार ही क्या कहलाता है, विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम लोग फॉरेन रिजर्व के नाम से जानते हैं। इसमें कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो जो विदेशी परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे फॉरेन कंपनीज के शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए। इसके अलावा जो हमारा गोल्ड रिजर्व होता है, जिसमें लास्ट टाइम जो आंकड़ा आया था उसमें भारत को शायद 11वें, एक बार आप लोग भी चेक कर ले, शायद 11वें नंबर पर बताया गया था। ठीक है, और इसके अलावा आईएमएफ के पास जो हमारा रिजर्व कोर्स होगा, इसके अलावा जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, तो इन सबको मिला करके बनता है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है, तो राष्ट्रीय बांस मिशन का नया लोगो लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, असम है, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो उन्होंने इसके लिए एक नया लोगो बनाया है, जिसको प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। अब राष्ट्रीय बांस मिशन क्या है, इसको 2006-07 में शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बांस मिशन। उसके बाद 2014-15 में इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। फिर जब 14वां वित्त आयोग था, 2018-19, 2019-20 की जो रिमेनिंग पीरियड था, उसमें इसको सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दे दिया गया। ठीक है, और इस मिशन को लागू करने के लिए 1290 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, जिसमें केंद्र के हिस्से में 950 करोड़ रुपए थे। ठीक, तो याद रखिएगा इसको कि किसका नया लोगो जारी हुआ है, राष्ट्रीय बांस मिशन का। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से, जो कि कौन है, एक ब्रिटिश पत्रकार हैं। 7 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस पुरस्कार से सम्मानित किया। डेविड एटनबरो की बात करें तो ये रिचर्ड एटनबरो के भाई हैं, और रिचर्ड एटनबरो कौन है, ये दुनिया में चर्चित बापू के संघर्षों पर आधारित फिल्म गांधी इन्होंने बनाया है। डेविड एटनबरो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाफ्टा के अंतर्गत साल 2019 में पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब बात आती है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में काम करने वाले हस्तियों को दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। इसमें 25 लाख रुपए नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का इमेज आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। रेटिंग और रिव्यू देना नहीं भूलेंगे। फीचर्स के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टूडेंट हैं स्टडी 91 के, तभी वीडियो देख रहे हैं, तो नो डाउट आपको सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, चलिए
अगला है हमारा कि निम्न में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। अभी देखिए वाराणसी में भी अलकनंदा क्रूज चलाया गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा मुंबई में तो क्रूज चलाना आम बात है, ठीक है। तो इसी तरह धीरे धीरे हर स्टेट शुरू कर रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज सेवा, और अभी हाल ही में उड़ीसा में इसकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य से पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कुछ नदियों में जैसे महानदी, चिल्का झील, डंगमाला आरक्षित वन के जलमार्ग में क्रूज सर्किट का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूज सर्विस को शुरू किया जाएगा। फिर है हमारा कि भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। तो इनका नाम क्या है, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। और इनका जन्म कब हुआ था, 1929 में। 1929 में ही हुआ था हमारा लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और 23 मार्च जो दिया हुआ है तो पता है 23 मार्च को फांसी दी गई थी, ठीक है। और इस दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हुआ था। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं। इसके अलावा ऊटी रेडियो टेलीस्कोप, भारत में जायंट मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप, और इसकी जो अवधारणा है, डिज़ाइन है, स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने अच्छे इन्होंने काम किए हैं तो इनको अवार्ड भी मिले होंगे। तो 1973 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसके बाद 1972 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। भौतिकी में TWS और ट्वेस्ट पुरस्कार मिला है। HK फिदौरिया पुरस्कार मिला है। ग्रोट रेबर मेडल मिला है। और इसके साथ साथ इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। और प्राकृतिक ज्ञान में सुधार के लिए इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो होने के अलावा कई संस्थानों के ये सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है। तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 2020 में इसको पहली बार मनाया गया है। शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए इसको मनाया जा रहा है। आपको पता है हमला हो गया या कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो शिक्षा बहुत तेजी से बाधित होती है, ठीक है। और यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जा रहा है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है क्या कि इन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभाव हो रहे हैं जिसके कारण शिक्षा तक पहुंचने की उनकी क्षमता कम होती जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे बार बार अटैक होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लोग बच्चों को विद्यालय भेजने से कतराएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उन्हीं मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए यह मनाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो और भी महत्वपूर्ण दिवस है मनाए गए हैं सितंबर में, जैसे 1 से 7 सितंबर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। इसके अलावा सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है ईट राइट बाइट बाय बाइट। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक और चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 7 तारीख को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी पहली बार मनाया गया है। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा 8 सितंबर 2020 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, ठीक है। पता है कि 2019 में ही इनको दिया गया था भारत रत्न। कुल 3 लोगों को दिया गया था, एक तो नानाजी देशमुख को दिया गया था, एक प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे, और एक भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत यह दिया गया था, ठीक है। जबकि प्रणब मुखर्जी की बात करें तो इसी साल 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि 2-2 3-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। अच्छा भूपेन हजारिका कहाँ से बिलोंग करते थे। तो असम से बिलोंग करते थे, और ये 1976 में इनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि 1977 में पद्मश्री और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था,
ठीक है। 1999 से लेकर के 2004 तक ये संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा ऑस्कर विजेता निर्देशक जीरी मेंजल का निधन 5 सितंबर को हो गया। उन्हें किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था? तो क्लोजली वॉच ट्रेन के लिए इनको यह अवार्ड मिला था। ठीक है, कौन सा है? क्लोजली वॉच ट्रेन। ठीक, कब मिला था? 1968 में मिला था। कहाँ के रहने वाले थे? चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले थे। ठीक है, और इसके अलावा इनको मेडल ऑफ मेरिट, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के प्राप्त करता है, और साथ ही साथ इनको अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें नवंबर 2013 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।